रशिया की गवर्नमेंट ने भारत की फेक न्यूज़ को लेकर क्या स्टेटमेंट दी है, भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस के अंदर कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और भारत के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बात अटक गई है और भारत झुकने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। कनाडा को जिस प्रॉब्लम के बारे में भारत ने पहले वार्न किया था, अब वही कनाडा की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा रिस्क बन गई है। और श्रीलंका ने भारत को निराश करते हुए कौन सा स्टेप उठाया है, काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान की स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस को पता नहीं चलता है कि मोदी विरोध के चक्कर में कब ये लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं और देश की छवि खराब कर देते हैं। भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा और अफ्रीका के देशों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 10,000 की आबादी वाले देशों में जाकर वहां पर उनसे अवार्ड ले रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज ग्लोबल साउथ का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है और स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर देखा जाए तो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। फिर चाहे रेयर अर्थ रॉ मटेरियल्स हो, डिफेंस इक्विपमेंट की सेल्स हो, यूपीआई पेमेंट्स की एक्सपेंशन हो या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट, कई सारे कारण हैं जो हम ग्लोबल साउथ के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं। ऐसे में इनके बारे में ऐसा कमेंट करना पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के अधिकार क्षेत्र से तो बाहर ही है, लेकिन ये देश के इंटरेस्ट के भी काफी खिलाफ है। अब इसके ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सफाई देते हुए कहा है कि भारत के ग्लोबल साउथ के मित्र देशों के साथ मित्रता के संबंधों के ऊपर, मैत्रिक संबंधों के ऊपर दिए गए बयान और ये टिप्पणियां काफी गैर जिम्मेदार और दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी उच्च पदाधिकारी को ऐसे बयान देना शोभा नहीं देता है। भारत सरकार ऐसे अनावश्यक और अनुचित बयानों से स्वयं को अलग करती है जो हमारे मित्र देशों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसका हमें खेद है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में बन रहे सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर। दरअसल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर कंजेशन और ट्रैफिक लोड को कम करने के लिए नोएडा में एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इसका फेज 1 पिछले साल 2024 के सितंबर महीने में कंप्लीट होना था एंड इसके ऊपर कमर्शियल फ्लाइट्स दिसंबर 2024 से स्टार्ट होनी थी। लेकिन इस एयरपोर्ट की डेवलपमेंट यानी कि कंस्ट्रक्शन करने वाली यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ये कंपनी कंस्ट्रक्शन डिलेस का हवाला देते हुए लगातार डिलेस कर रही थी, डेडलाइंस को क्रॉस कर रही थी और नई नई डेडलाइंस जारी कर रही थी। अब जो रिसेंट डेडलाइंस इस कंपनी ने दी थी वो थी 15 मई को डोमेस्टिक फ्लाइट्स की शुरुआत करने की और 25 जून को इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने की, और वो भी डिले हो गई है। अब इसके बाद कंपनी का कहना है कि वो इस एयरपोर्ट के ऊपर डोमेस्टिक और कार्गो फ्लाइट्स को सितंबर महीने में स्टार्ट कर लेंगे और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को नवंबर महीने तक 100% स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और यूपी गवर्नमेंट को कंपनी के ऊपर अब भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से यूपी गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर 10 लाख पर डे का फाइन चार्ज करने का फैसला किया है और ये फाइन 1 जनवरी 2025 से कलेक्ट किया जाएगा। हर दिन का 10 लाख यानी कि महीने का 3 करोड़ रुपीस के आसपास। आई होप कि और डिले ना हो और सितंबर महीने में देश का ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आम पब्लिक के लिए खुल जाए। अब इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन 25 नवंबर 2021 को स्टार्ट हुई थी। वैसे आपने कभी प्लेन से फ्लाई किया है, हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड इन्हीं 2 पार्टीज के बीच प्रेसिडेंट्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन रिसेंटली इलॉन मस्क ने एक तीसरी पार्टी लॉन्च की है जिसका नाम है अमेरिकन पार्टी। इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की जीत में एक बड़ा रोल प्ले किया था, इसलिए इलॉन मस्क का ये तीसरी पार्टी का खड़ा करना ये काफी बड़ा स्टेप माना जा रहा है। इलॉन मस्क ने अमेरिकन पार्टी को रजिस्टर भी करवा दिया है और फेडरल इलेक्शन कमीशन में एनरोल कर दिया गया है। भारत से रिलेटेड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि इलॉन मस्क ने अमेरिकन पार्टी का ट्रेजरर इंडियन ओरिजिन के वैभव तनेजा को बनाया है और इसकी घोषणा कर दी है। वैभव तनेजा इस समय टेस्ला कंपनी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। ट्रेजरर के तौर के ऊपर अब वैभव तनेजा अमेरिकन पार्टी के फाइनेंसिस, कैंपेन डोनेशंस और लीगल कंप्लायंसेस को संभालेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील में एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर एक बड़ा तनाव का कारण बन गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि भारत इन दोनों सेक्टर्स में अपना मार्केट एक्सेस दे, लेकिन मोदी सरकार एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स को पूरी तरह से ओपन नहीं करना चाहती है। ये दोनों सेक्टर्स भारत की रूरल इकोनॉमी की बैकबोन है। देश की आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है और अगर ये सेक्टर्स ग्लोबल कंपटीशन के लिए खुल गए, वो भी बिना किसी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के, तो इससे भारत के किसानों को काफी ह्यूज लॉस होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते अमेरिका में फार्मिंग और डेयरी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर होती है, कीमतें कम होती हैं। भारत के छोटे छोटे किसान अमेरिका के बड़े किसानों के साथ कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे।
इसलिए मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को सेंसिटिव कैटेगरी में रखने का फैसला किया है। इससे लिमिटेड और कंट्रोल एक्सेस के थ्रू अमेरिका के एग्री और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर कोटा बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं, जिसके तहत एक सर्टेन वॉल्यूम और पहले से तय क्वांटिटी तक की एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने की परमिशन दी जाएगी। एंड वो वॉल्यूम या फिर कोटा कंप्लीट होने के बाद अमेरिका के एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में आने से रोक दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि भारत सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना तो चाहती है, लेकिन अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर की कीमत के ऊपर नहीं, इसलिए नेगोशिएशंस में टाइम लग रहा है। एक न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि कम समय होने के कारण भारत और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने फिजिकल मीटिंग के साथ साथ अब ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से वर्चुअल मीटिंग्स भी स्टार्ट कर दी हैं, ताकि टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। अब देखना ही होगा कि 1 अगस्त से पहले क्या भारत अमेरिका के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है, या फिर भारत के नाम का भी एक लेटर जारी करके डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर भी टैरिफ्स अनाउंस करते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया और भारत को लेकर। पिछले 2-3 दिन से भारत के न्यूज चैनल्स के ऊपर एक फेक न्यूज काफी चल रही थी, जिसको काफी सारे पोर्टल्स ने कवर किया था। दरअसल न्यूज आ रही थी कि रशिया में वर्कर्स की शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि मिलिट्री एज मेल्स यानी कि जो व्यक्ति फौज में लड़ने योग्य है उनको रशिया की सेना में भर्ती करके यूक्रेन वॉर में लड़ने के लिए बॉर्डर के ऊपर भेजा जा रहा है। जो लोग पहले सेना में नहीं भी थे और दूसरे प्रोफेशंस में काम करते थे, उन्होंने भी सेना को ज्वाइन कर लिया है। इसकी वजह से रशिया की फैक्ट्रीज और वर्क प्लेसेस के ऊपर वर्कर्स की कमी हो गई है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेस, शॉपिंग मॉल्स, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, IT सर्विसेज, इन सभी फील्ड के अंदर रशिया आज के टाइम पे बहुत ही बड़ी शॉर्टेज फेस कर रहा था। इसी चीज को आधार बनाकर एक फेक न्यूज फैलाई गई, जिसमें दावा किया गया कि वर्कर्स की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए रशिया ने भारत से मदद की गुहार लगाई है और भारत के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके तहत इस साल के अंत तक 10 लाख इंडियन वर्कर्स को वर्क वीजा देकर जॉब्स दी जाएंगी। इवन ये क्लेम किया गया है कि भारत के साथ एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया है और उम्मीद है कि इस साल यानी कि 2025 के अंत तक भारत से 10 लाख स्पेशलिस्ट यानी कि 10 लाख इंडियन वर्कर्स रशिया जाएंगे। लेकिन अब रशिया की गवर्नमेंट ने खुद इस न्यूज का खंडन किया है, इसको गलत बताया है और इसका विरोध किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रशिया के न्यूज चैनल द मॉस्को टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रशिया की लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया है एंड ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जिसके मुताबिक भारत से 10 लाख वर्कर्स को इस साल के अंत तक हायर करके रशिया लाया जाएगा। रशिया की लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि फॉरेन कंट्रीज के वर्कर्स को हायर करने के लिए हर एक कंपनी को पहले इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होती है, और किस देश से कितने वर्कर्स आएंगे ये 1 साल पहले ही कोटा के माध्यम से तय किया जाता है। हर एक रीजन के लिए कोटा तय किया जाता है और सेम इसी तरह से हर एक कंपनी को भी कोटा दिया जाता है कि वो कितने फॉरेनर वर्कर्स को हायर कर सकती है। और जो साल 2025 का यानी कि इस साल का कोटा है, इसके लिए लेबर मिनिस्ट्री ने जो फॉरेन वर्कर्स का कोटा डिसाइड किया था वो है 2,34,900, यानी कि रशिया इस साल केवल 2,34,000 फॉरेन वर्कर्स को ही हायर करेगा। एंड इसमें से जो इंडियन सिटीजन के लिए कोटा है वो तय किया गया है 71,817, यानी कि इस साल के एंड तक रशिया केवल 71,000 के करीब इंडियंस को हायर करेगा। और वो जो 10 लाख वाली न्यूज थी वो पूरी तरह से फेक न्यूज यानी कि गलत न्यूज थी। अब रशिया ने तो फॉरेन वर्कर्स के लिए जो टोटल कोटा अनाउंस किया है वो भी 10 लाख नहीं है, वो 2,34,000 रखा गया है, और इसमें से इंडियंस के लिए जो 71,817 है। और ये भी रशिया के अंदर अलग अलग करियर कंसल्टेंसी फर्म्स, रशियन IT कंपनीज और बाकी एजेंसीज को अलाउट हुए हैं, जो कि टैलेंट सर्च, इंटरव्यू और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के जरिए इंडियंस को हायर करती हैं। इसलिए वो 10 लाख वर्क वीजा वाली न्यूज पूरी तरह से फेक न्यूज है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। आपको भी न्यूज मिल गई होगी कि कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट के ऊपर एक अटैक हुआ है, गोलाबारी की गई है। अब इसको लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि इस हमले की जिम्मेदारी ली है हरजीत सिंह लाडी ने, जो कि खालिस्तानी गैंग का मेंबर है और ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी लिंक्ड है। ये भारत में कई सारे केसेस के लिए वांटेड भी है। NIA ने इसके खिलाफ वारंट भी जारी किया था और कनाडा की पुलिस से कहा था कि इसको अरेस्ट करके भारत भेजा जाए, लेकिन कनाडा ने भारत की एक नहीं सुनी और अब ये खालिस्तानी कनाडा में शरेआम हमले करके न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहा है बल्कि आम सिविलियंस की भी जान को जोखिम में डाल रहा है। जब तक ये खालिस्तानी गैंग कनाडा के अंदर कोई बड़ा हमला करके कोई बड़ा नुकसान नहीं करेगी, तब तक कनाडा की सरकार इनको सीरियस लेकर इनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं करने वाली है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है श्रीलंका और पाकिस्तान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि श्रीलंका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इनवाइट किया है, जो कि 20 जुलाई से श्रीलंका के 3 दिन के दौरे के ऊपर जाएगा। पहले बांग्लादेश और अब श्रीलंका की गवर्नमेंट और आर्मी भी पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट्स को बढ़ा रही है, वो भी तब जब रिसेंटली पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी 2-3 साल पहले ही हमने 3 से 4 बिलियन डॉलर्स की मदद करके श्रीलंका को इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला था और आज ये हमारे एनिमी को होस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी को लेकर।
न्यूज़ निकल कर आ रही है कि टेस्ला कंपनी का पहला स्टोर 15 जुलाई को जियो वर्ल्ड ड्राइव में खुलने जा रहा है, जो कि मुंबई के बांद्रा में स्थित है। टेस्ला कंपनी अपने स्टोर को एक्सपीरियंस सेंटर बोल रही है और कंपनी ने कहा है कि वो भी डिलीवरी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। कस्टमर्स बस यहाँ पर आकर टेस्ला की कार्स को एक्सपीरियंस करके टच और फील ले सकते हैं, लेकिन बुकिंग्स, टेस्ट ड्राइव और डिलीवरीज अभी कुछ हफ्तों के बाद शुरू होगी। अभी कुछ दिन पहले टेस्ला इंडिया के हेड प्रशांत मेनन ने अचानक से कंपनी से रिजाइन कर दिया था, जो कि पिछले 9 साल से कंपनी के साथ जुड़े थे। इसलिए एंड मोमेंट के ऊपर टेस्ला इंडिया में सब कुछ डिले हो रहा है और टेस्ला की कार्स के लिए भारत के लोगों को और वेट करना पड़ेगा। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि टेस्ला की कार्स के ऊपर भारत सरकार 70% की कस्टम ड्यूटी चार्ज कर रही है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।